Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एज आई सेड कि 15th ऑफ सितंबर से CUET PG 2024 के लिए कोर्स स्टार्ट होगा और आज है उसका पहला लेक्चर। और ये पहला लेक्चर किस सब्जेक्ट का है? हम सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो पहले हम वेव्स एंड ऑसिलेशन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके सब्जेक्ट्स पढ़ते जाएंगे। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG 2024 एग्जाम के लिए, तो ये जितने भी लेक्चर सीरीज आने वाली है, जितने भी वीडियोस हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। शुरू के 3 से 4 लेक्चर आप लोगों को YouTube पे अवेलेबल होंगे। आप इनको YouTube पर फ्री देख सकते हैं। आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना है CUET PG फिजिक्स के लिए, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर कैसे कैसे हम कवर करेंगे सिलेबस को, सिलेबस कवरेज किस तरह से होगा, वो मैं भी आपको डिफाइन करने वाला हूँ। क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, मैं डिफाइन करने वाला हूँ। उसके अलावा क्या फ़ी होगी, वो हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ कि जो कोर्स की फ़ी होगी ये सब्जेक्ट वाइज है। यानी कि आपको जो सब्जेक्ट करना है वो करो, नहीं करना है वो आपकी श्रद्धा है। कोर्स सब्जेक्ट वाइज चलेगा। सब्जेक्ट वाइज फीस जो होगी 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगी, है ना। 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगी। यानी कि आपके जो 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 सब्जेक्ट की ओवरऑल टोटल फीस मिला के आपका 3500 रुपये ये सिलेबस पड़ेगा। अब आपको इसमें कितने सब्जेक्ट करने हैं वो आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, आपको क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये 3 से 4 कोर्स ही, 3 से 4 लेक्चर ही केवल आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी के सारे ऐप के अंदर होंगे। तो आपको देखना है तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहली बात तो कोर्स को हम कवर कैसे करेंगे। अच्छा, जो भी लोग यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं इसको, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG 2024 एग्ज़ाम के लिए। कोर्स में जो वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव्स ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वेव्स। वेव्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले बता दूं आपको। पहला जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे। देन हम बात करेंगे ट्रैवलिंग वेव की, फिर हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव की, फिर हम बात करेंगे साउंड वेव की। देन उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव की, और जो एनर्जी है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफर एनर्जी कोफिशिएंट से, उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे बीट्स क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। हम लोग बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेज वेलोसिटी क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले तो जो वेव होगा उसमें बात करेंगे। ऑसिलेशन को मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, पहले वेव। तो ये तो रहेंगे हमारे जो कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा, साथ में भी आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको CUET PG एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर IIT JEM वगैरह के क्वेश्चंस बहुत कम कराऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इसके साथ IIT JEM की भी हो जाएगी तो वो गलत लगता है, क्योंकि मैं IIT JEM वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो सीधी सी बात है, कहने को लोग कहते हैं कि सिलेबस दोनों का एक जैसा है, ले सिलेबस एक जैसा हो, दोनों में लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं। आप इस बात को तो दिमाग से निकाल देना कि मैं IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें इसमें CUET PG में तो आसानी से सेलेक्ट हो जाऊँगा, या CUET PG ही कर रहा हूँ तो IIT JEM हो जाएगा। सिलेबस भले ही दोनों का सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चन दोनों का अलग है। IIT JEM का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है। उसमें आपकी इंटेलिजेंसी चेक होती है कि आप क्वेश्चन करने में कितने एबल हैं, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कितनी है। यहाँ पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है, क्योंकि आपको 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है CUET PG में। तो यहाँ पर मेन कहानी ये है कि आपको कितना याद है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कितने याद हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कितने याद हैं ना। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, चाहे हम PYQs में करें चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन में करें, वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे या तो 2-2 3 लाइन में ख़त्म हो रहे होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, या किसी ना किसी प्रीवियस ईयर MSc एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए। प्रैक्टिस लेक्चर्स हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम ट्रैवलिंग वेव को फिनिश कर लेंगे उसके बाद एक प्रैक्टिस लेक्चर आएगा। स्टैंडिंग वेव को फिनिश करने के बाद एक और प्रैक्टिस लेक्चर आएगा। बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट के बाद एक और प्रैक्टिस लेक्चर आएगा, और ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी के बाद एक और प्रैक्टिस लेक्चर आएगा। तो कुल मिलाकर 4 प्रैक्टिस लेक्चर आएंगे। PYQs के 3 लेक्चर आएंगे, जिसमें जरूरी नहीं कि CUET PG के क्वेश्चन हो। CUET PG के अलावा और भी
जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें भी वेव के जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड ऑफ जब ये वेव सब्जेक्ट होगा तो हम ये देखेंगे कि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मैं आईआईटी जेम की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम अदर देन आईआईटी जेई, आईआईटी जेम के अलावा जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इवन थोड़ा बहुत आईआईटी जेम का भी इसमें टच मिल जाएगा, तो उसके क्वेश्चन करने के लिए हम प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहेगा। क्लासेस का जो टाइमिंग है, आज तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ, कल परसों मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं क्लास नहीं लूँगा। क्लासेस रेगुलरली जो हैं वो स्टार्ट होंगी 18 सितंबर से, और 18 सितंबर से भी जो क्लासेस होंगी उनका टाइमिंग होगा शाम 5:30 बजे, है ना। क्लासेस होंगी शाम 5:30 बजे, 5 बजे से क्लासेस होंगी, 5 सवा 5 से क्लास होंगी, और ये जो क्लास है ये 1.5 घंटे की होगी, 6:30 बजे तक चलेगी। पहला जो हमारा सिलेबस है वो कवर होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन का, उसके बाद मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू करूँगा। आप लोग चाहें तो मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं क्लास में, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते, कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके, तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आउट सेशंस किसी के रहेंगे, जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उनका मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें वो अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू CUET PG एग्ज़ाम या ये जितने भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। तो चलिए आज सबसे पहले हम श्री गणेश करें, स्टार्ट कर देते हैं वेव्स को। आज का लेक्चर बहुत बेसिक सा लेक्चर होगा जिसमें हम ये जानेंगे कि वेव की इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है और क्या इक्वेशन हो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वेव है क्या ना। सबसे पहली चीज़ तो हम यही डिस्कस कर लें कि वेव है क्या। देखो, वेव के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कंसिडर किया जाता है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस ना, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस है, उसकी मोशन हो रही है, तो उस मोशन से क्या बन गया, वेव बन गया। पहली चीज़ तो ये मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये कंसिडर की जाती है कि व्हेनेवर वी कंसीडर और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेव, जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द स्पेस विदाउट अकम्पनिंग द मैटर, मैटर को साथ लिए बिना, मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ को साथ लिए हुए बिना इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दो बातें कंसिडर की जाती है जब भी बात की जाती है वेव की। बहुत सारी तरह की वेव्स हो सकती है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव, साउंड वेव, सेस्मिक वेव, बहुत तरह की वेव होती है। पर जनरल अगर बात करें कि वेव है क्या, तो कई जगह ये कहा जाता है कि वेव इज़ अ जस्ट मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस ना। डिस्टर्बेंस जो भी है, डिस्टर्बेंस क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो जो डिस्टर्बेंस है उसका जो मोशन हो रहा है उसको हम नाम देते हैं वेव। दूसरा, इट इज़ अल्यूडेड, अल्यूडेड मतलब मानना, यह है माना जाता है रिगार्डिंग टू वेव मोशन दैट इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यह है एनर्जी का ट्रांसफर है थ्रू द स्पेस विदाउट अकम्पनिंग द मैटर, मैटर को साथ लिए हुए बिना उसका एनर्जी का ट्रांसफर होना, ये वेव मोशन कंसीडर किया जाता है। तो ये 2-3 बातें वेव के रिगार्डिंग कंसीडर की जाती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इट इज़ अल्यूडेड, इज अल्यूडेड, अल्यूडेड मतलब होता है मानना, अल्यूडेड रिगार्डिंग टू वेव मोशन, रिगार्डिंग टू वेव मोशन, वेव मोशन दैट इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस, थ्रू स्पेस विदाउट अकम्पनिंग, विदाउट accompanying, विदाउट अकम्पनिंग द मैटर, मैटर को साथ लिए बिना एनर्जी का ट्रांसफर कर देना, इसको क्या कंसिडर करा जाता है, इसको वेव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कोई आपसे लोगों से पूछने वाला नहीं। दो तरह की हम वेव्स कंसिडर करते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और एक हम बोलते हैं इसको नॉन मैकेनिकल वेव ना। एक होती है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल, ये दो वेव्स हम पढ़ेंगे, और ये दोनों ही जो वेव हैं ये प्रोग्रेसिव वेव की कैटेगरी में आती है। आगामी तरंगे जिनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए या जिनके ट्रांसफ़र के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना। मैकेनिकल वेव इज़
अ टाइप ऑफ वेव विच कैन प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब संचरित होना, विच कैन प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम से ट्रांसफर होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव। हालांकि वो जो मीडियम है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि मैकेनिकल वेव क्या है। तो विच रिक्वायर्ड अ मीडियम, विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वेव इन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो पत्थर पे, वो पानी के ऊपर पत्थर नहीं चलाते, ये फेंक के पत्थर चलाते हो, तो वो मैकेनिकल वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं। सेसेमिक वेव, सेसेमिक वेव का मतलब होता है भूकंप की जो वेव्स, जो अर्थक्वेक वाली वेव्स जनरेट होती है वो। वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग, तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल। भाई जब वेव पानी के ऊपर चल रही है तो पानी मीडियम का काम कर रहा है, तो इसलिए वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव। सेसमिक वेव यानी कि जो भूकंप वाली तरंगें हैं, तो उसके लिए जो मीडियम का काम कौन कौन कर रहा है, अर्थ सरफेस जो है उसके लिए मीडियम का काम कर रही है, तो वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव। रस्सी के ऊपर जो वेव चल रही है उसके लिए मीडियम का काम कौन कर रहा है, स्ट्रिंग, तो वो कौन सी वेव कहलाई, मैकेनिकल वेव। वहीं अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। विच डू नॉट रिक्वायर्ड, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन, जिनके प्रोपोगेशन के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव नाम देते हैं। इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल जो आ जाता है इसका वो कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो मैं अभी तक आपको बताया, इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ये एग्जांपल दे दिए, सेसमिक वेव दे दिया, या आपको वेव्स इन स्ट्रिंग लिख के दे दिया, आपको लिख के दे दिया वेव्स ऑन वाटर सरफेस, आपसे पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ वेव इट इज। ऑप्शन में आ जाएगा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, तीसरा कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वेव, चौथा कुछ आ जाएगा। या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चन ये हो गए। दूसरा आपसे रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन जो कि CUET PG में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेसमिक वेव इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। ये आपको एक वो दे दिया, ऑप्शन दे दिया, उसका रीज़न और असर्शन में लिख दिया कि बिकॉज इट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, पहला कुछ लिख दिया, फिर दूसरा कुछ लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन CUET PG में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ वो टू द पॉइंट बिल्कुल एकदम याद करके रखना है। यहाँ पर जब हम CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस केस में न्यूमेरिकल पे कम ध्यान रखना, मतलब न्यूमेरिकल करो, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा न्यूमेरिकल मत करो, न्यूमेरिकल करो, पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में, थ्योरेटिकल चीज़ों पर काम करने में ज़्यादा ध्यान रखना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUET PG एग्ज़ाम की स्पेशली, ठीक है। और अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन उस केस में आपको थ्योरी पे भी काम करना है, पर इतना नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करना है। तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैं आपको बता रहा था कि जो मैकेनिकल वेव है उसमें वेव के प्रोपोगेशन के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट मीडियम मस्ट पजेज सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फॉर मैकेनिकल वेव, फॉर मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव we required a medium, medium is required, a medium is required, and that medium, and that medium
must possess must possess some properties must possess some properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है भाई वो भी बोलते जाना, मतलब कमेंट में लिख देना आप, चाहे ऐप पे लिखना चाहे यहाँ पर लिख देना, फिर मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं राइटअप इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले हो तो मेरे को बता देना, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से यदि उस पर से फोर्स हटाया जाए, उस बॉडी पर से, उस चीज़ पर से फोर्स हटाया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम से ही वेव्स बन रही हैं। तो जब भी वेव होगी तो वेव का मतलब है कि पार्टिकल अपनी जो मीन पोजीशन है उससे डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब होगा तो उसको अपनी पोजीशन पर वापस भी आना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो वापस अपनी पोजीशन पर कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आ सकता है? वो इलास्टिसिटी की वजह से आ सकता है। तो इलास्टिसिटी मीडियम के अंदर क्यों होनी चाहिए? टू रीस्टोर इट्स जो मीन पोजीशन है अगेन, टू रीस्टोर द मीन पोजीशन अगेन, टू रीस्टोर द मीन पोजीशन अगेन। तो अपनी मीन पोजीशन को रीगेन करना है, तो इसलिए उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। इनर्शिया क्यों चाहिए? इनर्शिया टू स्टोर एनर्जी, को एनर्जी स्टोर करनी है। किसको एनर्जी स्टोर करनी है? वेव के पार्टिकल को। क्यों करनी है? क्योंकि उसको अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करना है। वो एसएचएम करेगा, मीन पोजीशन पर आएगा तो रुकने की कोशिश करेगा, तो वहाँ से उसको आगे निकलना है। इसलिए इनर्शिया काम करेगा, क्या काम करेगा? एनर्जी स्टोरेज का। यानी कि जब रिक्वायर्ड नहीं होगी तो एनर्जी स्टोर, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इनर्शिया से एनर्जी मिल जाएगी। तो टू स्टोर द एनर्जी, टू स्टोर द एनर्जी which will be required, which will be required to overshoot the mean position, overshoot the mean position। ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? जो वेव मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी थोरली यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम शुड बी यूनिफॉर्म, शुड बी यूनिफॉर्म थोरली। तो डेंसिटी उसकी एक समान होनी चाहिए पूरी तरह से हर जगह पर। और चौथा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जो वेव मीडियम के पार्टिकल्स है उसके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी का जो लॉस है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हो जाएगा। तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी मिनिमम, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स शुड बी मिनिमम। पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया कि एक वेव जो मैकेनिकल वेव है तो उसके लिए इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन बन गया ये। दूसरा आपसे वही रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इलास्टिसिटी इसलिए होनी चाहिए, उसका कारण लिख देंगे आगे, ये सही है, ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, इस तरह के। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है एक मैकेनिकल वेव के लिए जो मीडियम है उसके अंदर होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होगी तो मैकेनिकल वेव इजीली प्रोपोगेट करेगी, अदरवाइज प्रोपोगेट तो तब भी करेगी पर वो प्रॉपर जो एक वेव हमें चाहिए उसकी तरह वो प्रोपोगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आते हैं सेसमिक वेव, वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव इन स्ट्रिंग, ये सब एग्जांपल आते हैं मैकेनिकल वेव के। और उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नॉन मैकेनिकल वेव के, तो नॉन मैकेनिकल वेव में एग्जांपल हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव,
देखो, पहली चीज मैंने आपको कहा, शुरू में ही कहा था कि वेव इज कंसिडर्ड एज मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव को हम क्या कंसिडर करते हैं? मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अब साहब ये डिस्टर्बेंस का क्या चक्कर है? डिस्टर्बेंस, इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। Disturbance can be any physical quantity. It can be any physical quantity. ये एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब जिसको कि मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए इट कैन बी प्रेशर, ये प्रेशर हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये काम करते हैं किसका? डिस्टर्बेंस। यदि हम बात करें मैकेनिकल वेव के लिए, तो मैकेनिकल वेव में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो नॉन मैकेनिकल वेव है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों जो क्वांटिटी हैं ये तो काम आती है कहाँ पर? EM वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और ये दोनों क्वांटिटी है जो कहाँ काम आती है? ये काम आती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स में, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब वेव की मोशन होती है, जब वेव की मोशन होती है तो वेव के पार्टिकल या वेव जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग होती है। पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट थॉरली ना, हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जबकि वेव की वेलोसिटी थॉरली पूरे मीडियम के लिए क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is different while velocity of wave is same thoroughly। वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी पूरे मीडियम में, जिसकी वैल्यू को आप लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। जबकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को पूरे मीडियम में हर एक पॉइंट पर अलग अलग रहेंगे। आगे चल के हम इसका रिलेशन में निकालेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह सेम रहने वाली है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड नहीं करेगी फ्रिक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगी। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम पर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव is independent of frequency, wavelength। फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, ये फ्रिक्वेंसी पर, ये वेवलेंथ पर, इन चीज़ों से क्या रहती है? एम्पलीट्यूड पर, इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट रहती है। ये केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, ठीक है। फिर जब हम वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फेज। तो वो जो फेज है, वो फेज एक प्लेन के लिए वो फेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वो फेज से हमें ये पता लगता है कि दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच का जो फेज है कांस्टेंट है। वो ये बताता है कि दूसरे पार्टिकल की जो SHM है, ऑसिलेशन है, वो तब स्टार्ट होगा जब पहले पार्टिकल का ऑसिलेशन फिनिश हो जाएगा। जब पहले पार्टिकल का ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो फेज इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स। It tells us that oscillation of next particle will be start
व्हेन ऑसिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज कंप्लीट, जब पहला कंप्लीट कर लेगा अपना ऑसिलेशन उसके बाद दूसरे पार्टिकल के ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे। ये पता लगता है इस चीज़ से। इस चीज़ को मैं आगे और समझाऊंगा आपको बेहतर तरीके से, फिलहाल के लिए सिर्फ इसको सुन लो कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो फेज होता है वो हमेशा रहता है कांस्टेंट, और उससे हमें ये पता लगता है कि दूसरे वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पहले वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन खत्म ना हो जाए। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, वेव्स के, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर ये फिजिकल क्वांटिटी वाला भी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव की। इक्वेशन ऑफ वेव, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ वेव लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, वो मैं भी आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव के लिए हमने सबसे पहले एक मोशन वेव कंसीडर कर ली। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल की को डिस्क्राइब करने के लिए केवल पोजीशन के फॉर्म में अगर मैं फंक्शन लिख दूं तो वो सफिशिएंट होता है ना। अगर मेरे पास कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, तो मैं लिख दूं टू डिस्क्राइब मूविंग पार्टिकल, टू डिस्क्राइब द moving particle only function x t is sufficient। ठीक है, यानी कि एक ही फंक्शन सफिशिएंट है, जिसका एक ही अननोन कोऑर्डिनेट है, उससे सफिशिएंट है, काम चल जाता है। पर यदि एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल जैसे कि वेव, वेव क्या है, एक एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जब हमें एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिफाइन करना होता है, तो एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हम केवल एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला सकते, हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए, या इन दो कोऑर्डिनेट्स से जो इक्वेशन बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल, extended moving particle we at least required two coordinates or parameter so the equation construct from these two parameters is known as wave function, ठीक है। मैंने कहा कि जब हम सिंगल पार्टिकल, एक छोटा सा जो पार्टिकल है उसकी मोशन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक ही पैरामीटर चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो या वो टाइम हो ना। एक पैरामीटर चाहिए, उससे उसकी जो पोजीशन है वो डिफाइन हो जाएगी, उसका डिस्क्राइब हो जाएगी वो पूरी। यदि हमें एक एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल को डिस्क्राइब करना हो, एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल मतलब जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के कंपैरिजन में क्या हो गई हो, ज़्यादा हो गई हो, तो वो एक्सटेंडेड मूविंग पार्टिकल। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कम से कम दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, और उन दो पैरामीटर्स से जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन नाम देते हैं। ये जो दो पैरामीटर होते हैं, ये दो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है x यानी कि पोजीशन, और एक होता है टाइम। एक होता है x यानी कि पोजीशन, और एक होता है टाइम। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू एफ एक्स टी, तो इस इक्वेशन को या इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन बनता है, इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वेव फंक्शन नाम देते हैं। कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने होगी वो वेव इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी, हमें बोला जाएगा कि चेक करो ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए एक इक्वेशन होती है, टू चेक फॉर वेव।
कि ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं है, तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2। ये इक्वेशन होती है चेक करने के लिए कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं है, इस इक्वेशन से वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेव इक्वेशन नहीं होगी। पहली चीज़, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये अभी अब मैं आपको अभी ये बताऊंगा। दूसरी कंडीशन ये होती है y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y की जो वैल्यू है वो x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होनी चाहिए। y की मतलब y का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो y इनफाइनाइट पहुंच रहा है, y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इन्फिनिटी मतलब डज नॉट डिफाइंड आ रहा है, दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो वेव इक्वेशन नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताने वाला था ये इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। इसके लिए हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। पेज खत्म हो गए। कंसीडर अ वेव इक्वेशन। कंसीडर अ वेव इक्वेशन। हमने वेव इक्वेशन कंसिडर कर ली y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यही मैंने क्यों किया इसको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये वैल्यू लानी है, ये वाली डी टू वाई अपॉन डी टी टू वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। एक बार दो बार तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में। दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये बनेगा डी टू, पहले मैं वाई के डी वाई अपॉन डी टी निकाल लूँ। तो डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे तो ये बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर आप निकालोगे डी टू वाई अपॉन डी टी टू, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो y है वो किसके बराबर है, y बराबर है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के। तो वो भी आप वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो, पर मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो पहला आप निकालोगे डी वाई ओवर डी एक्स, ये बनेगा माइनस ए एक्स माइनस ए के सॉरी माइनस ए के, साइन का बनेगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो वापस से माइनस आएगा और यहाँ पे कॉस भी है, तो पहले तो कॉस का करो ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस हो जाएगा, कॉस का करोगे तो ए के स्क्वायर। अब के का माइनस वापस से, तो के का माइनस, ये क्या बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बन गया। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब आप करो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी टी टू डिवाइड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ऐसा आपने कर दिया। ऐसा कर दिया तो क्या बनेगा भैया, ऐसा कर दिया तो यहाँ बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये लिख लो एक बार, हालांकि मैं काटने वाला हूँ इसको, माइनस के एक्स और यहाँ क्या बना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपके पास बचा है ओमेगा अपॉन के। ये जो क्वांटिटी आती है वी, एक होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी आगे चल के हम वापस पढ़ेंगे। तो ये वेव वेलोसिटी वी होता है ओमेगा अपॉन के। क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वी स्क्वायर ना। यहाँ से ये क्या बन रहा है, वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये क्या बन गया है, वी स्क्वायर। कुल मिला के मेरे पास वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, डी टू वाई अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। जो मैंने आपसे कहा था कि हमें अगर कोई इक्वेशन को चेक करना है कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ से चेक करेंगे। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, आफ्टर रीअरेंजिंग यदि मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये एक्स है, इक्वल्स टू वन अपॉन वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टी टू लिख सकते हैं।
बराबर के इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस 1/p² d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ वेव फॉर वन डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ वेव फॉर वन डायमेंशन। तो ये वन डायमेंशन के लिए वेव की इक्वेशन हो गई। अब मेरे को यदि 3D के लिए चाहिए, तो 3D के लिए डेल यूज़ करते हैं हम, डेल स्क्वायर d2 अपॉन dx2 प्लस d2 अपॉन dy2 प्लस d2 अपॉन dz2 फॉर 3D। अगर मेरे को 3D के लिए लिखना है तो फॉर 3D के लिए इक्वेशन क्या, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, डेल टू वाई या साई भी लिख सकते हो आप चाहो तो, डेल टू साई है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/v² डेल टू वाई अपॉन dt2, डेल टू वाई अपॉन dt2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए। और ये बन रही है एक SHM की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन बन रही है, SHM की इक्वेशन। इसका मतलब वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ SHM का, ठीक है। इसका मतलब वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ SHMs का कॉम्बिनेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, अबव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, को लिख दिया आपने C1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर आप 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो R लिख दो, ओमेगा k डॉट आर या के एक्स माइन ओमेगा। आप 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो आप इसको ऐसा लिख दो, ओमेगा टी माइनस के आर या के टी माइनस ओमेगा आर, जैसा आपको लिखना लगे वैसा लिख दो आप इसको। 3 डायमेंशन में ले रहे हो तो आप इसको लिख दो k डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस C2 कॉस k डॉट आर माइनस ओमेगा, ठीक है। आर मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, 3 डायमेंशन चल रहा है ना। तो यहाँ पर यदि आप कंसीडर कर लो, इफ C1 बराबर हम कंसीडर कर लें आयोटा ए, और C2 बराबर हम कंसीडर कर लें ए। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू C2 को a कंसीडर कर लिया तो a कॉस के आर, k डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वेक्टर है भाई, ये भी वेक्टर है, और प्लस आयोटा ए साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये बन जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आएगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा e की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन बन गई ये भी किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। ये मैंने कैसे लिख दिया है भैया, ये ऐसे लिख दिया, e की पावर आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने ये इक्वेशन लिख दी। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि वेव की इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वेव की इक्वेशन कब कंस्ट्रक्ट होगी कब कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने इस लेक्चर में आपको थियोरेटिकल बताया है, होपफुली सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो बैच है वो किस तरह से चलेगा। इसके अलावा आज के बाद जो क्लास होगी नेक्स्ट वो कब होगी, वो होगी 18 को। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे से या 5:15 बजे से मैं एक बार आपको अपडेट और कर दूंगा। क्लास होगी, जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे, अभी करेंगे बाद में करते जाएंगे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता जाएगा। मेरा जो नंबर है 8955241577, उस पर आप मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करता जाऊंगा। इसके अंदर आपको असाइनमेंट, हालांकि मैं यहाँ पर ऐप पर भी अपलोड करूँगा, तो वो असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आप लोगों का, उसके अंदर भी मैं जो ये असाइनमेंट्स हैं इनको अपलोड करूँगा, जिससे कि आप इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मेरे से पूछ भी सकते हैं आप वहाँ पर। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें जिससे जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि
आपको कितना समझ में आया है नहीं आया। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, हमें ये डिफाइन करना है कि क्या ये वेव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी d2y अपॉन dt2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर d2y अपॉन dx2। ये इक्वेशन आपको चेक करनी है। इसके लिए पहले इसको डिफाइन करो, तो dy अपॉन dt आप कर लोगे, है ना, dy अपॉन dt कर लोगे तो कितना आएगा, वो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर आप d2y अपॉन dt2 भी निकाल लोगे, तो d2y अपॉन dt2 भी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। पर क्या यहाँ पर d2y अपॉन dx2 है, dy अपॉन dx तो है ही नहीं, वो कितना पड़ा है, 0 पड़ा है, तो इसका मतलब ये वेव नहीं है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM, इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM, इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये SHM की इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि जो वेव है वो कॉम्बिनेशन है किसका, SHMs का, नंबर ऑफ SHMs का कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में एक चीज़ तो आपको चेक करनी है, ये वाली, ये आप खुद करेंगे। दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि y शुड बी डिफाइन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y का मान x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो क्या y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, चेक करो भाई। log अगर अंदर 0 दे देगा, ठीक है, log की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, मान लो इफ x माइनस 2t इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू log 0, शुड इट बी डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 0 हो गया, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या ये डिफाइन हो जाएगा, नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था वेव अगर है तो उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा y की वैल्यू, y x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। जैसे ही आप इसको 0 करोगे अंदर वाली चीज़ को, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, y की जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगी, तो इसलिए ये वेव की इक्वेशन नहीं है। हेंस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों के लिए हैं। इनको हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, पर अभी मैं इनको ग्रुप में शेयर करूंगा, तो जो भी लोग हैं ग्रुप में जुड़े हुए वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 18 तारीखों को होगी। ये क्लास अभी ऐप पर भी अपलोड हो जाएगी, तो ऐप पर भी आपको ये सेम क्लास देखने को मिलेगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड है कोर्स परचेज करने के लिए, कोर्स की जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है। ऑसिलेशन और वेव्स हमारा पहला सब्जेक्ट है, जो करीबन आपका जाएगा 25 घंटे के आसपास खत्म होगा वो। ऐसे जल्दबाजी में ख़त्म करने में मेरे को मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने पहले से ही बैच स्टार्ट किए हैं। हालांकि करना चाहता तो मैं इनको दिसंबर के बाद भी करता, फिर जल्दी कवरेज में कोई मज़ा नहीं आता। वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।